गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इस पे हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि अगर कोई नाम दिया हुआ हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर उसका नाम दिया हुआ हो और आपको उस नाम के मदद से स्ट्रक्चर लिखना हो कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हम लोग आज पहले सीखेंगे। तो कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा फॉर्मूलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मूलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग। अब इसको सीखने के लिए हम लोग को क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन हम NCERT का ले रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2, ये कंपाउंड दिया हुआ है पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2। आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। अब एक बात देखिए, जैसे आपको हम बताए हैं कि जब नाम लिखते हैं तो कोई स्पेस नहीं देते हैं, ये नया तरीका हुआ। किताब अगर पुराना है, अगर उसका मान लीजिए कि रिव्यू नहीं किया है उसको, तो इस तरीके से देगा, थोड़ा सा दो के बीच में थोड़ा स्पेस दे देगा, तो अगर देगा तब भी चलेगा, नहीं देगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि आप स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। NCERT बुक में दो के बीच में, कटायन अनायन के बीच में स्पेस दिया हुआ है। अब सुनिए, जब आपको नाम दिया हुआ रहेगा तो इतना बात दिमाग में रखिएगा कि दोनों में से, कटायन और अनायन में से कोई एक आयन ऐसा होगा जो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उसके बारे में आपको क्या लिख रहा है। जैसे पोटेशियम है, तो यहां पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पोटेशियम क्लियर पता चल रहा है कि पोटेशियम होता है K+। एक आयन आपको पता चल रहा है। एक आयन पता नहीं चल रहा है और वो आयन का काम कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम क्लियरली पता चल रहा है। जैसे पोटेशियम लिख दिया और उसके बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू कर दिया, पहले लिगेंड, फिर मेटल, फिर चार्ज। तो दिमाग में रखेंगे कोई एक आयन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव एकदम क्लियरली पता चलेगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लियरली पता चल रहा है कि K, अब पोटेशियम आयन होता है K+। अब देखिए, ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है, तो कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिया। लिखा हुआ है टेट्राक्लोरिडो। टेट्राक्लोरिडो का मतलब हुआ कि Cl हो गया 4। पहले तो लिगेंड ही लिखते हैं, उसके बाद मेटल लिखते हैं, तो मेटल का जगह हम छोड़ दिए हैं। और टेट्राक्लोरिडो है तो Cl को 4 लिख दिए। पैलेडेट, पैलेडेट मतलब कि मेटल पैलेडियम है, और पैलेडियम जब निगेटिव आयन की तरफ रहेगा, निगेटिव आयन की तरफ, तो उसके नाम में ATE जुड़ जाएगा। तो ये हो गया पैलेडेट के लिए पैलेडियम, क्योंकि पैलेडियम है तभी पैलेडेट लिखाया होगा। तो ये लिख दिए टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2। इस मेटल का चार्ज दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है ये आपको नहीं पता है, तो पहले इसके ऊपर X लिख देंगे। पोटेशियम के ऊपर लिख दिए K+, टेट्राक्लोरिडो तो लिख दिए Cl के पास 4, पैलेडेट तो पैलेडियम लिख दिए। अब इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है आपको नहीं पता, तो आप इसके ऊपर X मान लिए। अब सबसे पहला काम होता है ये X को ऑपरेट करना कि X का वैल्यू आएगा कितना। तो देखिए, X बराबर हम आपको बता रहे हैं कि X बराबर कितना चार्ज आएगा। कैसे निकालना है X का वैल्यू, इन सब के चार्ज को जोड़ेंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका चार्ज कितना है तो नाम में दिया हुआ है, पैलेडियम के बगल में लिखा हुआ है 2, इसका मतलब कि पैलेडियम का चार्ज है +2। क्लोरिडो एक Cl पर होता है -1, यहां 4 Cl है तो हो गया -4। अब +2 और -4 को -2, इसका मतलब है कि X का वैल्यू हो गया -2। अब इसको अगले स्टेप में ऐसे करेंगे, K प्लस PD Cl4 -2। अब
अब आपके पास एक कटायन भी है, एक अनायन भी है। अब आपको दोनों को मिला के फॉर्मूला लिखना है, तो करेंगे क्या, इसका चार्ज लिखेंगे 1, इसका चार्ज लिखेंगे 2। केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, नेचर नहीं लिखा जाता है। तो इसके पास एक चार्ज है, इसके पास 2 चार्ज है। चार्ज अगर बराबर रहे तो काट दीजिए, और अगर चार्ज बराबर नहीं है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। तो क्या देख रहे हैं कि K को दिए हैं हम लोग 2, तो K के नीचे लिख दिए 2। अब PdCl4 को दिए हैं हम लोग 1, तो लिख देंगे PdCl4 के नीचे 1, मतलब कुछ नहीं लिखे तो 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया K2PdCl4। अब हम लोग, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है फॉर्मूलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अब हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक हम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाए। तो और भी आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, पहले इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अगला सवाल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल 2, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। और भी एक क्वेश्चन लिखने का मन है अभी हमको, लेकिन पहले इसको बना देते हैं। देखिए, बोले कि जब आप नाम देखिएगा तो नाम 2 प्रकार के आयन के मिलने से बनता है जनरली, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो आपको दोनों में कोई एक आयन पता चल जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हेक्साअमीन कोबाल्ट 3, तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि सल्फेट होता है SO4-2। तो जो आयन क्लियर है पहले वो आयन लिख दीजिए, सल्फेट SO4-2। अब ये निगेटिव आयन हो गया। अब पॉजिटिव आयन के लिए काम करते हैं। ये लिखा हुआ है लिगेंड, ये मेटल, ये चार्ज। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है। तो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है तो बड़ा वाला ब्रैकेट दे देंगे। पहले इसमें मेटल होता है तब लिगेंड होता है। तो लिगेंड है हेक्साअमीन, मतलब NH3 6 है, तो NH3 लिख दिए और 6 लिख दिए। ये हो गया हेक्साअमीन। कोबाल्ट है तो मेटल के रूप में कोबाल्ट दे दिए। कोबाल्ट का चार्ज है +3, लेकिन अब इसके ऊपर कितना चार्ज है पता नहीं, तो इसके ऊपर के चार्ज को x मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये x के वैल्यू को ऑपरेट करेंगे। x बराबर, तो x बराबर होगा, इसके और इसके चार्ज को जोड़ेंगे तो x का चार्ज आ जाएगा। इसका चार्ज कितना है कोबाल्ट का, तो नाम में दिया हुआ है 3, मतलब इसका चार्ज है +3। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर चार्ज होगा 0, मतलब x का वैल्यू यहां पे आ गया +3। अब अगर आगे देखें तो लिखेंगे CO NH3(6), x का वैल्यू +3 आया है तो +3 लिख दिए और SO4-2 कर दिए। अब आपके पास कटायन भी है, अनायन भी है, दोनों को मिलाकर फॉर्मूलेट करना है। इस पर चार्ज कितना है तो 3, इस पर चार्ज कितना है तो 2। आपको केवल नेचर छोड़ के मैग्नीट्यूड लिखना है। 2 है मैग्नीट्यूड, 3 है मैग्नीट्यूड। अगर बराबर होता तो काट देते, लेकिन बराबर नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। इसको दे देंगे 2 और इसको दे देंगे 3। जब आप इसको 2 दीजिएगा तो लिखेंगे CO NH3(6) 2 और SO4 को 3 दीजिएगा तो SO4(3). ये इसका फॉर्मूला हो गया, नोट कर ले इसको। अगला एग्जाम्पल फिर देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेट्राहाइड्रोक्सो लिखा हुआ है। आप जान जाएंगे कि OH- को हाइड्रोक्सो भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सीडो भी पढ़ते हैं। आप हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो भी लिख सकते हैं। यहां क्वेश्चन में हाइड्रोक्सो लिखा हुआ है तो हाइड्रोक्सो ही छोड़ रहे हैं हम। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2
टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। चौथा है पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। देखिए ऊपर वाले कंपाउंड को आप पढ़िएगा तो आपको ना पॉजिटिव आयन ना निगेटिव आयन, कोई आयन क्लियर नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि ये एक ही आयन के मिलने से बना है, कटायन या अनायन, मतलब एक ही आयन है। यहाँ पे कोई आयन क्लियर नहीं है, और जो आयन है वो सीधे कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है, तो सीधे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट बना देंगे। लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रोक्सो, मतलब लिगेंड है OH और ये कितना है 4, तो लिख दिए टेट्राहाइड्रोक्सो, ये हो गया टेट्राहाइड्रोक्सो। जिंकेट मतलब मेटल जिंक है और ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इस पर चार्ज कितना है पता नहीं है, तो इसके चार्ज को कितना मान लेंगे X। बात फिर से सुनिए, टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब OH कितना तो 4, ये हो गया टेट्राहाइड्रोक्सो। उसके बाद जिंकेट, जिंकेट मतलब जिंक है तो Zn और ATE लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। पिछले क्लास में IUPAC का नेमिंग जब सिखा रहे थे तो बताए थे कि when metal is in anionic complex part then its name ends with letter ATE। तो ये जो जिंक है उसका नाम में ATE लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन कितना निगेटिव है ये पता नहीं है, तो यहाँ पर इसके ओवरऑल चार्ज को X मान लिया। अब X को ऑपरेट करेंगे कि X बराबर कितना, तो इसके चार्ज को जोड़ेंगे। पहले जिंक का चार्ज यहाँ नाम में लिखा हुआ है 2, तो लिख दिए +2। उसके बाद OH है 4, एक OH का होता है -1, तो 4 OH का होगा -4। +2 और -4 ये करेंगे तो आएगा -2, मतलब यहाँ X का चार्ज क्लियर हो गया कि -2 है। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिख देंगे Zn OH4 -2, यही हो गया फॉर्मूला। यही पूछ रहा है कि इसका फॉर्मूला लिखिए, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, नाम जब आप पढ़िएगा तो बोले कि जैसे 2 अगर आयन रहेगा तो एक आयन क्लियरली दिखेगा, जैसे पोटेशियम क्लियरली दिख रहा है कि K+, बाकी ये निगेटिव वाला हिस्सा है। नाम से ही क्लियर है कि पहले लिगेंड मेटल चार्ज, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है, इस पर चार्ज कितना है आपको पता नहीं है। ट्राईऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो पढ़ाए हैं C2O4, इसको ऑक्जेलेट कहते हैं, C2O4 -2 को। ये 3 है तो C2O4 के नीचे लिख दिए 3, ट्राईऑक्जेलेटो। मेटल है क्रोमेट मतलब क्रोमियम, क्रोमियम आ गया है निगेटिव कॉम्प्लेक्स के तरफ तो क्रोमेट हो गया है। इसके ऊपर चार्ज कितना है पता नहीं, तो X लिख दिया। सबसे पहले X को सॉल्व करेंगे, X बराबर क्रोमियम का चार्ज, क्रोमियम का चार्ज नाम में दिया हुआ है +3। फिर ये ऑक्जेलेट का चार्ज, एक ऑक्जेलेट का होता है -2, तो 3 ऑक्जेलेट है तो हो गया -6। X = -6 और +3, ये हो जाएगा -3, मतलब X का वैल्यू निकल गया -3। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, K के ऊपर प्लस Cr C2O4 होल 3, इसके ऊपर -3। अब इसके ऊपर चार्ज है 1, इसके ऊपर चार्ज है 3, बराबर नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो जब क्रॉस किए तो K के नीचे लिखेंगे 3 Cr C2O4 होल 3, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम आपको पिछले क्लास में बताते थे कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर है इसमें खुद ब खुद लग जाएगा कि K के नीचे 3 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है, और आपको आज सिखा रहे हैं कि नाम दिया हुआ है तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देने जा रहे हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। 1-2 एग्जाम्पल फिर और देते हैं और क्लियर होगा।
अगला क्वेश्चन है पेंटाअमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट 3, एक ये है कॉम्प्लेक्स, एक और है पेंटाअमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3। देखिए जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि केवल एक ही हिस्सा है कटायन या अनायन, दो आयन के मिलने से ये नहीं बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। पहले लिगेंड लिखा हुआ है, मेटल लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, मतलब सीधे कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है। तो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा पहले ऐसे बना लेंगे। शुरुआत में तो होता है लिगेंड पेंटाअमीन, मतलब अमीन है NH3 और पेंटा तो ये हो गया 5। नाइट्रीटो O, एम्बिडेंट लिगेंड जब पढ़ाए थे तो बोले थे कि NO2 माइनस और ONO माइनस, दोनों में देखिए कि NO2 ही है, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन ये N से अटैच है, ये O से अटैच है। ऐसे लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। अगर नाइट्रीटो O है तो ये लिखना है, और नाइट्रीटो N है तो ये लिखना है। तो यहां लिखना है आपको ONO, ये हुआ नाइट्रीटो O। पेंटाअमीन नाइट्रीटो O, ये दोनों लिगेंड लिख दिए। मेटल है कोबाल्ट, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है आपको पता नहीं। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को ऑपरेट करेंगे। x बराबर, पहले तो कोबाल्ट का चार्ज दिया हुआ है कंपाउंड में 3। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज हो गया 0। इसके ऊपर चार्ज होता है -1 तो इसका चार्ज लिख दिए -1, तो x बराबर हो गया +2। जैसे ही x का वैल्यू आपको पता चल गया तो अब अगले स्टेप में लिख देंगे कोबाल्ट NH3 5 ONO, इसको घेर के इसके ऊपर चार्ज लिख देंगे +2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब उसी तरीके से इसका काम करना है। लिखा हुआ है पेंटाअमीन मतलब लिख देंगे NH3 5, ये हुआ पेंटाअमीन। नाइट्रीटो N तो NO2 लिखेंगे। NO2 लिखने का मतलब है कि नाइट्रीटो N, और ONO लिखने का मतलब है कि नाइट्रीटो O। फिर मेटल है कोबाल्ट तो मेटल लिख दिए कोबाल्ट। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है नहीं पता। वैसे ही जैसे यहां x के वैल्यू को ऑपरेट किए थे यहां भी करेंगे। तो पहले कोबाल्ट का चार्ज लिखना है जो कि नाम से क्लियर है +3। उसके बाद ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। NO2 के ऊपर चार्ज होता है -1 तो लिख दिया -1, x का वैल्यू आ गया +2। अब यहां के ऊपर +2 लिख देंगे तो लिख रहे हैं CO NH3 5 NO2 चार्ज लिख दिया +2। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम लोग अभी सीखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर नाम दिया हुआ हो तो नाम की मदद से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कैसे डिसाइड होता है। अब हम लोग को मतलब अगला टॉपिक पढ़ना है इसमें आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं और उसके बाद कॉपी पर आपको हेडिंग देना है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। लिखेंगे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोमेरिज्म इज द phenomena of isomerism is the phenomena of existence of two or more compounds. Isomerism is the phenomena of existence of two or more compounds having same molecular formula but different structures. Isomerism is the phenomena of existence of two or more compounds having same molecular formula but different structures. अब जैसे मेरा बात सुनिए, एक कंपाउंड है CO NH3 Br SO4, एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO NH3 SO4 Br। अब आप इन दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखिए, इसमें एक कोबाल्ट, इसमें भी एक कोबाल्ट, 5 NH3 एक Br एक SO4 एक SO4। जो फॉर्मूला इसका है वही सेम फॉर्मूला इसका है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। इसको आप आयन में तोड़िएगा तो ये सल्फेट आयन देगा, और इसको आयन में तोड़िएगा तो ये ब्रोमाइड आयन देगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नेट फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है ये आपस में आइसोमर्स है। आइसोमर्स, कोई पूछेगा आइसोमर्स क्या है, तो आइसोमर्स ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कहते हैं या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कहते हैं जिसका नेट फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। और ऐसा कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये फेनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो कोई भी पूछे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो पहले तो डेफिनेशन इसका यही होगा कि इट इज द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। अब इसके हम लोग टाइप्स पे आते हैं, इसको नोट कीजिए। आइसोमेरिज्म जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात सुनिएगा, आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये चार प्रकार का होता है। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक होता है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बात सुनिएगा, आइसोमेरिज्म दो प्रकार का, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये चार प्रकार का, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और सॉल्वेट। फिर ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो प्रकार का, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग यहां से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, फिर पढ़ेंगे लिंकेज, फिर पढ़ेंगे सॉल्वेट। जब फिर पढ़ने लगेंगे ज्योमेट्रिकल को, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि स्ट्रक्चरल क्या है और स्टीरियो क्या है। शुरुआत में अगर हम बताना चाहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, तो वो दिमाग में आपके एक हैवॉक क्रिएट कर देगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सिंपली इसके टाइप्स को पहले डिस्कस करें, पहले ये 4 टाइप पढ़ें, उसके बाद ये एक टाइप पढ़ें, और उसके बाद जब हम इसको पढ़ाएंगे तो एकदम इजी लगेगा। तो इसको समझने के लिए ये डिमांड है कि आप पहले ये जानिए और उसके बाद फिर इसको हम बताएंगे। तो पहले तो ये जो टाइप्स है उसको आप टाइप्स को पहले ऐसे कॉपी पे नोट कर लें कि इतना हम लोग को टाइप्स करना है। अब हम लोग सबसे पहला आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये हेडिंग देने के बाद पहले एक लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे। 2 or more isomers which give different ions in a solution, 2 or more isomers which give different ions in a solution are called ionization isomers, and the isomerism is called ionization isomerism, and the isomerism is called ionization isomerism। जैसे मेरा बात सुनिए, देखिए अभी कुछ देर पहले ये एग्जाम्पल लिखे थे, इसको दोबारा से लिख रहे हैं। CONH3 BrSO4, CONH3 SO4 Br। आप देखिए ये दोनों आइसोमर्स तो है। आइसोमर्स तो ऐसे ही दो कंपाउंड को कहते हैं जिसका फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। आप देखिए कि नेट फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। तो ये तो हो गया आइसोमर्स। तो कह रहा है कि वैसा 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर्स जो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करे सॉल्यूशन में। जैसे जब आप इसको सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये यहां से टूटेगा, तो ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। और जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये यहां से टूटेगा, ये ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। आइसोमर्स तो दोनों है क्योंकि नेट फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर किस रेस्पेक्ट में डिफरेंट है? तो स्ट्रक्चर इस रेस्पेक्ट में डिफरेंट है कि जब आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा। ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये चूंकि डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसको आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे और इस आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। देखिए एग्जाम में किस तरीके से सवाल आता है। एग्जाम में एक तो सीधे पूछ देगा कि डिफाइन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आपको जब भी डेफिनेशन लिखना है तो विथ 1 एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के आप डेफिनेशन लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल तो एक आपको याद कर लेना है कि डेफिनेशन लिखे तो साथ में एग्जाम्पल लिख दे। दूसरा फिर ये होगा कि 2 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि दोनों कंपाउंड आपस में कैसा आइसोमर्स है, आयोनाइजेशन है कि कोऑर्डिनेशन है कि लिंकेज है कि सॉल्वेट है कि ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल है। तो ये आप तभी बता पाइएगा जब सबको डिटेल में जानिएगा। तो अभी आपको एक बताएं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, अब आपको दूसरा बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखेंगे इसमें कि दिस आइसोमेरिज्म is seen in both cationic and anionic complex. This isomerism is seen in both cationic and anionic complex. In this isomerism, isomers differ in distribution of ligands around central metal. In this isomerism, isomers differ in distribution of ligands around central metal. अब देखिए, जैसे कंपाउंड है CrNH3 CO CN6, एक और कंपाउंड है CrCN6 CONH3 आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को देखिए, इसमें एक क्रोमियम एक क्रोमियम, एक कोबाल्ट एक कोबाल्ट, 6NH3 6NH3 6CN 6CN। जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो स्ट्रक्चर इसका है वही स्ट्रक्चर इसका नहीं है। जो लिगेंड इसमें क्रोमियम के साथ है वही लिगेंड इसमें कोबाल्ट के साथ है, जो लिगेंड इसमें कोबाल्ट के साथ है वही लिगेंड इसमें क्रोमियम के साथ है। अगर ऐसा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहे जिसमें सेंट्रल मेटल सेम हो और जो स्ट्रक्चर है वो डिफर किस रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो लिगेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें जो लिगेंड इस मेटल के साथ है वही लिगेंड इसमें इस मेटल के साथ है, जो लिगेंड इसमें इस मेटल के साथ है वही लिगेंड इसमें इस मेटल के साथ है। तो ऐसे अगर आइसोमर्स को अगर आप देखें तो आप ऐसे आइसोमर्स को कह देंगे कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है और ये आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हुआ। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि दिस आइसोमेरिज्म इज सीन इन बोथ कटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये बोथ कटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये यहाँ से टूटेगा तो शुरुआत वाला कटायन बाद वाला अनायन हो जाएगा। और ये जो आइसोमेरिज्म है इसमें आइसोमर्स डिफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स के रेस्पेक्ट में। कहाँ? तो अराउंड सेंट्रल मेटल। ये जो सेंट्रल मेटल है उसके अराउंड ये जो लिगेंड है वो दोनों में डिफरेंट है, इसका लिगेंड इसमें, इसका लिगेंड इसमें। तो ये हम लोग दो आइसोमेरिज्म अभी पढ़े, एक पढ़े आयोनाइजेशन, एक पढ़े कोऑर्डिनेशन। इतना आप कॉपी पर नोट करके अच्छे से याद कीजिए। अगले क्लास में हम लोग बाकी का आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।